दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डीडी बिहार के इस खास और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम अक्षयवट में। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक जागरूक नागरिक होने के रूप में हमारा जो सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और संरक्षित बनाने में हमारी क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, हम उसका संकल्प लेंगे। और इतना ही नहीं, किस तरह से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें और प्रकृति को गंदा करने वाली हमारी जो भी आदतें हैं हमें उनका त्याग करना चाहिए। और मैं बता दूं कि वृक्षारोपण, जल और जो वायु संरक्षण जो होती है, इसको संरक्षित करने की जो भूमिका होती है यह पूरी सामूहिक होती है और हमारी यह पूरी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आज यदि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और संरक्षित रखेंगे तभी जाकर आने वाले वक्त में हम अपने भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक सुंदर प्राकृतिक दुनिया की संरचना को संचालित कर सकते हैं। जी हाँ, और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे पास हमारे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर राधा मोहन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी अर्पिता जी बहुत स्वागत है और ये दूरदर्शन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने बर्निंग टॉपिक के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। जी देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वी आर टॉकिंग ऑन दिस सेंसेशनल टॉपिक, तो आज क्या इतनी आवश्यकता पड़ रही है कि हमें कार्यक्रम करने की ज़रूरत पड़ रही है और प्रदूषण पर बातचीत हो रही है, पॉल्यूशन पर बातचीत हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग एक इतना जो मेजर कह सकते हैं कि मेजर थ्रेट है, तो आज इस तरह की चर्चा करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करने की ज़रूरत इसलिए हो रही है कि आजकल पर्यावरण इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि हमारे सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और विशेष रूप से आने वाले समय में यह और बढ़ता ही जा रहा है। इसका शुरुआत हुआ आधुनिकीकरण से और पेड़ कटते चले गए और कंक्रीट का राज होते चला गया, चारों तरफ हवाएं प्रदूषित होती चली जा रही हैं और इसके चलते गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है मनुष्यों पर भी और पशु पक्षियों पर भी। आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। आने वाले समय में भारत को दो प्रमुख संकटों का सामना करना पड़ सकता है अगर यही स्थिति रही तो। सबसे पहले जो समस्या उत्पन्न होने वाली है वो जल संकट की और दूसरे ऑक्सीजन की, क्योंकि ये दोनों जो है सो अलार्मिंग सिचुएशन पर पहुंच गया है और इसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। पेड़ कटता चला जा रहा है, कंक्रीट के मकान उठते चले जा रहे हैं, वायु प्रदूषित होते जा रहा है और एक मोटा मोटी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के चलते लाखों लोगों की मौत हो जा रही है और हम गंभीर रूप से प्रदूषण के प्रति पीड़ित हैं। अभी भी एक अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 200 शहरों में ज़बरदस्त रूप से वायु प्रदूषण है, जहां से सांस लेना भी दुर्लभ है। कभी कभी हम सुनते हैं कि अचानक दिल्ली जो है सो गैस चैम्बर हो गया है, ये स्थिति हो गई है। बहुत जगह पानी का संकट उत्पन्न हो गया, ये स्थिति हो गई है। यह हमारे प्रदूषित वातावरण के चलते हो गया है। 10-15 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ हो रहा है और इतने तरह के कार्यों का दुरुपयोग हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हम अंधे दौड़ में भागे चले जा रहे हैं कि आगे सोच नहीं रहे हैं कि हमारे पर्यावरण का क्या होगा। जब पर्यावरण शुद्ध रहेगा तभी हम लोग अच्छे और स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के चलते हर जगह लोग तकलीफ़ झेल रहे हैं और आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो सकती है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि समय बहुत कम है बचाने का। हम लोगों ने अपना इतना नुकसान कर लिया है
ये अंध दौड़ में, आधुनिकीकरण की दिशा में कि पीछे लौटना अब संभव नहीं है। लेकिन अभी जितना बचा हुआ है उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम अभी से ध्यान दें और जहाँ तक संभव हो सके हम ऐसे कार्य करें ताकि हमारा जो पर्यावरण है, चाहे वो जलवायु हो, जल हो, वायु हो, वो आगे दूषित ना हो। जी प्रोफेसर साहब, देखिए आपने बहुत ही उपयुक्त रूप से बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है अभी एनवायरनमेंट पर बात करना, और धीरे धीरे जो इसकी जो इंडेक्सिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ती ही जा रही है, और बिल्कुल। ये बिल्कुल ये चिंता का विषय हो रहा है। तो इसके साथ ही देखिए मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि एक जो टर्म होता है अल नीनो इफ़ेक्ट, ये हम लोग सुनते हैं, और अल नीनो प्रभाव, वो जो प्रभाव है वो क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं, और किस तरह से हम इस प्रभाव से खुद को सेफ और संरक्षित रख सकते हैं। ये बगल के प्रशांत महासागर में जब उनका जल बहुत गर्म हो जाता है समुद्र का, तो एक तरह का गैस उठता है, और वह जो गर्म वायु है वो एशिया के तरफ बढ़ती है, और एशिया की तरफ बढ़ने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो भारत पर पड़ता है। इसको हम लोग अल नीनो प्रभाव के नाम से जानते हैं। अल नीनो प्रभाव वैसे तो हर 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में कभी भी आता है, हर बार। लेकिन इस बार जो है वो समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि इस बार जो है वो 1877 के बाद सुपर एल नीनो आने जा रहा है 2026 में, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। ये सुपर एल नीनो जब आएगा, खास करके मई से लेकर सितंबर तक में, कभी भी मई जून में तो पड़ेगा ही, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि लोग को जीना मुहाल हो जाएगा। अभी देखिए अप्रैल के मध्य से ही भारत के बहुत सारे शहरों का तापमान 45, 46, 47 डिग्री जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब आदमी को घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ता है, इतनी गर्मी पड़ रही है। यह अल नीनो के वजह से ही है। तो यह अल नीनो प्रभाव जो है वो सुपर अल नीनो में बदल रहा है, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद आया है। एक बार 1877 में जब सुपर एल नीनो हुआ था तो इतनी गर्मी पड़ी थी कि पेड़ पौधे सूख गए थे, अधिकांश लोग गंभीर रूप से चारों तरफ लोग पीड़ित हो गए थे, और इसके चलते यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय विश्व के 4% जनसंख्या के लोग मारे गए थे विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न कारणों से। गर्मी के चलते वो अपने आप को संरक्षित नहीं कर पा रहे थे। तो यह अल नीनो का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, खास करके इस साल। इसीलिए सुपर एल नीनो कहा जाता है। जनरल एल नीनो जो आता है उसमें तो थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन इसमें भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, जिसका हम लोग अभी से ही एहसास कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तित हो रहा है। पहले होता था कि 4 महीना गर्मी, 4 महीना सर्दी, 4 महीना बरसात। अब प्रकृति से इतना छेड़छाड़ हुआ है कि ये सब जो है सिस्टम सब ख़त्म हो गया। अब जाड़े के दिनों में ही फरवरी से ही गर्मी शुरू हो जाती है। गर्मी के दिनों में कभी बहुत बरसात, तो अंधड़ पानी, ये सब के चलते फसल चक्र बदल गया है। अब किसान लोग भी कोई ऐसा कह नहीं सकते हैं कि बस अब बरसात शुरू होने वाली है या सर्दी का मौसम आने वाला है, गर्मी का मौसम। सब जो जलवायु चक्र है उसमें ही परिवर्तन हो जा रहा है। ये हमारे प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा है। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल हम लोग इतने तरह का उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके चलते भयानक से भयानक गैस वायुमंडल में निकल रहा है, और इसके चलते गर्मी बढ़ती जा रही है। रहा सहा कसर ये जो लड़ाई चल रहा है विश्व के देशों में, जो विभिन्न देशों में लड़ाई चल रहा है, इतना मिसाइल छोड़ा जा रहा है, ये है वो है, तो इसका जो धुआं है उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। और अभी विश्व के आकाश में लगभग 8 से 10 हज़ार सैटेलाइट घूम रहे हैं। उसका भी रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रभाव हम लोग महसूस कर रहे हैं और पड़ रहा है। और
इस गर्मी के चलते, एल नीनो के प्रभाव के चलते बहुत तरह की बीमारियां मनुष्यों में फैल रही हैं, जैसे झुर्री पड़ना, बुढ़ापे में तरह तरह की तकलीफ होना, चर्म रोग होना, ये सब गर्मी का प्रभाव है। इतना भयानक गर्मी कभी नहीं पड़ता था जो इधर 8-10 साल के अंतर्गत पड़ रहा है। हम लोग ऐसे ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत ही कठिन कठिन जो है वो गैस निकल रहा है, भयानक गैस निकल रहा है। और इसका मुख्य सबसे बड़ा शत्रु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, मीथेन गैस हो गया, ये सब प्रकृति में ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है। इसका गंभीर परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। अपने थोड़े से सुख सुविधा के लिए हम आने वाले समय के भयावहता को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इसी तरह से हम सब कुछ करते रहे, पेड़ कटते रहेगा, वृक्षारोपण होगा नहीं, पेड़ कट रहा है भयानक रूप से, वहाँ कंक्रीट का जंगल उग रहा है, तो इसका प्रभाव झेलना ही पड़ेगा। और एल नीनो का प्रभाव भारत में तो पड़ेगा ही, भारत और ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा भी नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इवन अमेरिका के कुछ शहर हो गए, और अमेजोन का जो जंगल है वह हो गया, तो इस पर भी यह प्रभाव पड़ेगा। और देखिए उधर जो जंगल में आग लगती है तो महीनों महीने वो बुझ नहीं पाता है, तो उसका गैस अलग प्राकृतिक रूप से फैल रहा है और उसके भुक्तभोगी हम लोग हो रहे हैं। हमें इवन पता तक नहीं चल रहा है कि गर्मी से, लू की वजह से स्किन प्रॉब्लम होना, पेट की दिक्कतें होना और हेयर फॉल होना, तो ये सब जो ये सब तरह की जो बीमारी हो रही है वो सब आम आजकल हो जा रही है। कैंसर तक इसी तरह। जी बिल्कुल, कैंसर तक इतनी जो डेंजरस बीमारी है और हमें पता नहीं चल रहा है। लोग लास्ट स्टेज में पहुंच जा रहे हैं तब चीज़ों की जानकारी मिल रही है। तो एल नीनो इफेक्ट के बाद देखिए राधे मोहन जी, हम लोग आपसे यह जानना चाहेंगे कि हमारा जो देश है, हम लोग प्राकृतिक रूप से बहुत ही संरक्षित हैं भी, मैं तो संरक्षित मानती हूँ, तो किस तरह से हमारा भारत देश हीट डोम के प्रभाव में है। और एक बार हम आपसे पुनः जानना चाहेंगे कि हीट डोम क्या होता है। हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए ये बिल्कुल एक नया टर्म है, तो ये आप हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी साझा करें। हाँ, जहाँ तक हीट डोम की बात है तो उसके अंतर्गत होता यह है कि एक तो एल नीनो के प्रभाव से हमारे आकाश के ऊपर पहले से ही गर्म हवा तैर रही है, उसके निकलने का कोई प्रावधान नहीं है जल्दी। और दूसरे जो है वो जो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसके चलते जो जलवायु गर्म हो रही है, तो जलवायु गर्म होकर वह ऊपर की ओर उठती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन चूँकि हीट डोम का प्रभाव है तो पहले ही से ऊपर जो है आकाश में वो एक बना हुआ है, रेखांकित है, और यह जाकर ऊपर टकराती है और एल नीनो के प्रभाव से वह ऊपर निकल नहीं पाती है, बल्कि वह फिर नीचे की ओर चली जाती है। तो एक तो पहले से ही हमारा जलवायु गर्म है जो ऊपर है, और दूसरे जो नीचे जो गर्मी हम लोग छोड़ रहे हैं तरह तरह के अनर्थ करके, वो गर्मी के निकलने का रास्ता नहीं होता है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि एक डब्बा है, उसके ऊपर ये ढक्कन का काम करता है। हीट डोम जो है एक तरह का ढक्कन हो जाता है हमारे वातावरण के ऊपर, और यह निकल नहीं पाता है। तो इसके चलते भी हम लोग बहुत अधिक गर्मी महसूस करते हैं। हीट डोम एक स्पेनिश भाषा है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय। तो यह हीट डोम एक नई तरह की वाकयात घटना घट रही है कि एक तो एल नीनो का प्रभाव है और दूसरे हम छेड़छाड़ करने से, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से रुक नहीं रहे हैं। नतीजा यह है कि जो नीचे से गर्मी ऊपर की ओर उठती है वो नहीं निकल पाती है। तो दोनों तरह के गर्मी जो है वह मिल जाता है एक साथ, और हम बहुत अधिक गर्मी महसूस करते हैं, क्योंकि अब 45, 46, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जा रहा है। और यह कोई एक दो शहर की बात नहीं है, अधिकांश शहरों में यही स्थिति है। खास करके उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में लोगों की परेशानी ज़्यादा होती है दक्षिण से, क्योंकि वहाँ ये हीट वेव जो है वो उत्तर भारत में ही लू चलता है, ये होता है और तरह तरह से हम देखते हैं। तो यह भी एक प्रभाव है।
हम जो यूज करते हैं, एसी का अधिक यूज करते हैं, या और भी हमारे तरह तरह के कचरा जो है वो नाला में, नदी में बहाया जा रहा है, रासायनिक पदार्थ, विषैला रासायनिक पदार्थ फेंका जा रहा है, और इसका वायुमंडल पर खतरा मंडरा रहा है, और इस खतरे से वह गर्म जलवायु जो है वह निकल नहीं पाती है, तो इसमें भी एक दिक्कत और कठिनाई हो जाती है। तो अब हम यह भी जानना चाहेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन आजकल हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। तो ये जो ओजोन लेयर की जो परत है, इसका डिप्लीशन होना मतलब इसका जो डिस्ट्रॉय होना, इसका डिस्ट्रक्शन होना, और उसमें तरह तरह के होल होना, कहीं ना कहीं से हम सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, बट गर्मी को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? धरती से 20 किलोमीटर ऊपर, 20 से 50 किलोमीटर के बीच धरती के ऊपर एक ओजोन परत है जो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो बहुत अधिक खतरनाक होती हैं। अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ें तो तबाही मचा दें, लेकिन ओजोन परत एक छतरी का काम करता है, एक ढाल का काम करता है। ये मनुष्यों को जीवन से लेकर पशु पक्षी के जीवन तक को बचाता है। सबसे पहले ओजोन परत में ही ये पराबैंगनी किरणें जो हैं सो टकराती हैं, और उसके बाद वो पृथ्वी पर आती हैं। तो जितना जहरीला पदार्थ है बहुत कुछ ओजोन परत ही अपने आप में सह लेता है, और यह एक छतरी का काम करता है मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए। लेकिन अभी 1980 में सबसे पहले देखा गया कि ओजोन परत में भी छेद हो गया है। तो ये छेद क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण यह है कि धीरे धीरे पृथ्वी पर से हरियाली समाप्त हो रही है, और तरह तरह के विषैले गैस छोड़े जा रहे हैं वायुमंडल में, और ये जब ऊपर की ओर उठती है तो वो ओजोन परत का जो लेयर है उससे टकराता है, और ओजोन परत के लेयर से विषैली गैस जब का टक्कर होता है तो उसमें छेद हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि सूरज की पराबैंगनी किरणें सीधे डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगती हैं, और जब पृथ्वी पर आने लगती है तो वो तबाही मचाने लग जाती हैं। तरह तरह के लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, प्राकृतिक प्रकोप शुरू हो जाता है, और बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हरा भरा देश हो तो ओजोन परत को इस तरह से फेस नहीं करना पड़ेगा। हालांकि पहले बहुत बड़ा छेद हो गया था, लेकिन अब प्रयास चल रहा है, और अब थोड़ा सा छेद कम हुआ है ओजोन परत का। और समय समय पर विश्व में इस जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से बचाने के लिए समय समय पर बहुत तरह के सम्मेलन भी होते रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अमेरिका उत्सर्जित करता है। भारत का स्थान 6वें नंबर पर है। तो 4-5 देश ऐसे हैं जहां से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाता है, और ये जाने के चलते ओजोन परत में छेद होना शुरू हो जाता है। तो यह ओजोन परत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। गर्मी पड़ने का मुख्य कारण एक यह भी है कि ओजोन परत में छेद होना, क्योंकि डायरेक्ट जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो वो मनुष्यों को तो तकलीफ़ देंगे ही, तरह तरह की बीमारी है, कैंसर है, ये है वो है, जितनी खतरनाक बीमारियां हैं वो तो फैलेंगी ही। पशु पक्षी भी इससे प्रभावित होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पशु पक्षी के 75 प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हैं। अब देखिए ना, उदाहरण के लिए कौआ अब जल्दी नज़र नहीं आता है, चिड़ै जल्दी नज़र नहीं आता है, यह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, ये गर्मी के चलते, प्राकृतिक प्रकोप के चलते। तो मनुष्यों को चाहिए कि हर हालत में ओजोन परत की रक्षा करें, और हम ऐसा काम नहीं करें कि जिससे प्रकृति जो है सो प्रदूषित हो। और राधे मोहन जी, देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि ये जो प्रदूषण जो हो रहे हैं, और हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे समाज की मजबूत कड़ी हैं और बेहद ही संवेदनशील धुरी भी हैं, तो किस तरह से ये जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, ये जो कॉन्टामिनेशन है हमारे बुज़ुर्गों के लाइफ पर, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लाइफस्टाइल पर किस तरह से ये अफेक्ट कर रहा है? बुजुर्ग नागरिकों पर
और बच्चों पर इस पर्यावरण प्रदूषण का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो देखने में आता है, आजकल के जो बुज़ुर्ग हैं, वो अधिकांश जो लोग हैं वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। वो उनको सांस की बीमारी है, तरह तरह की बीमारी है, और ये पर्यावरण प्रदूषण के चलते ही हो गया है। उसी तरह बच्चे लोग भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो जब तक हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक इन बुजुर्गों को राहत नहीं दिया जा सकता है। और पर्यावरण शुद्ध होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वृक्षारोपण। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो ये एक जानकारी की बात यह है कि हरा भरा वृक्ष लगाने से अधिक ऑक्सीजन प्रकृति में जाता है, जलवायु में जाता है, और वो सभी तरह से फ़ायदेमंद है। इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी एक नारा दिया था कि एक माँ वृक्ष के नाम, एक माँ पेड़ के नाम, यानी अपने जीवन में मनुष्य के एक पेड़ अपनी माँ के नाम से भी लगाना चाहिए। ये तो हो गई बात, लेकिन जहाँ तक संभव हो हम वैसा काम नहीं करें जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो, और यथासंभव वृक्षारोपण करें। केवल वृक्षारोपण ही नहीं करें, पेड़ लगा देने ही से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका उचित देखभाल होना चाहिए ताकि वह आगे चलकर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जिन कार्यों से हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है उसको यथासंभव कम से कम करने का प्रयास करें। आजकल सौर यूरिया का ज़माना है, आजकल पवन यूरिया का ज़माना है। अधिक से अधिक हम सौर यूरिया का इस्तेमाल करके ये वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। या और भी ऐसे कारक हैं जिससे हमारे वायुमंडल पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, उससे जहाँ तक संभव हो बचा जा सके। दूसरे के देखा देखी नहीं करें, बल्कि वही वैसा काम करें ताकि हमारा समाज, बुजुर्ग, बच्चे, पशु पक्षी सभी लोग सुरक्षित रहें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने प्रोफेसर राधे मोहन जी से जाना और समझा कि पॉल्यूशन की जो अभी जो गति है वो किस प्रकार से है, सोसाइटी में पॉल्यूशन क्या रोल प्ले कर रहा है, और कहीं ना कहीं से हमने यह भी चर्चा की कि हमें किस तरह का रोल प्ले करना है सोसाइटी में इस पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। और देखिए कि हमारे जो गवर्नमेंट है कितने सारी मुहिम चला रहे हैं और कितने सारे योजना चल रहे हैं पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं से ये हमारी संपूर्ण सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि हम भी आसपास अपनी सोसाइटी का, अपने समाज का बेहद ही संवेदनशील तरीके से ध्यान रखें, ख्याल रखें। हमने चर्चा की ओजोन लेयर डिप्लेशन पर, हमने एल नीनो इफेक्ट पर भी बात किया। तो उम्मीद है कि हमारी यह जो सारी जो परिचर्चा होगी आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ मैं आप सबों की एंकर डॉक्टर अर्पिता विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और हमारे साथ रहेंगे एक नए विशेषज्ञ। तब तक के लिए आप मुझे एवं मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे डीडी बिहार। नमस्कार।